इवनिंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टॉपिक है कार्नो इंजन और कार्नो चक्कर। जो साडी कार्नो थे उन्होंने एक युक्ति बनाई थी जिसको हम उष्मा इंजन कहते हैं, और उन्होंने क्या किया था, एक ऐसे चक्कर का प्रयोग किया था उस युक्ति को बनाने के लिए जिस चक्कर में क्या होता है कि चार उत्क्रमणीय प्रक्रम एक साथ होते हैं और वो चारों प्रक्रम एक साथ होने के बाद में तंत्र उसी अवस्था में वापस लौट जाता है जिस अवस्था में तंत्र प्रारंभ में था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा तंत्र होगा, मान लीजिए ये अपना एक कोई तंत्र, ये कोई अपना निकाय है, इस निकाय के ऊपर इस प्रकार से एक चक्र या प्रक्रम काम करेगा जिसमें टोटल चार प्रक्रम होंगे। वो चारों ही प्रक्रम क्या होंगे, उत्क्रमणीय। चारों के चारों प्रक्रम क्या होंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था, चैनल पे मौजूद है। अगर आप अभी नए इसी क्लास में जुड़े हो तो आप वो क्लास जाकर पहले जरूर देखिए। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम है चार। चार उत्क्रमणीय प्रक्रम होने के बाद में वापिस तंत्र उसी अवस्था में आ जाता है जिस अवस्था से हमने शुरू किया था, यानी प्रारंभिक अवस्था में तंत्र अपना लौट आता है। इस प्रकार के चक्कर को कहा जाता है कार्नो चक्कर। अब इसको कार्नो चक्कर क्यों कहा जाता है ये हमने बता दिया था, क्योंकि कार्नो ने इस चक्कर का उपयोग करके एक युक्ति बना दी जिसको उष्मा इंजन कहा जाता है, इसलिए इस चक्कर का नाम भी क्या पड़ गया था, कार्नो चक्कर पड़ गया था। अब वो हमने पढ़ लिया है तो हम उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कार्नो इंजन या उष्मा इंजन की दक्षता। अगर दक्षता की बात करूं, मैं बेसिकली एफिशिएंसी की बात करूं, तो वो एक इंजन की एफिशिएंसी जितनी अच्छी होती है उतना ही उस इंजन को बढ़िया माना जाता है, क्योंकि जितना दक्ष होगा, जितनी ज्यादा उष्मा को वो कार्य में बदलेगा, जितनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी, वो इंजन उतना ही अच्छा माना जाता है। दक्षता की मैं बेसिकली बात करूं तो दक्षता को इस हिसाब से माना जाता है कि किसी भी इंजन की दक्षता क्या होती है कि उसके द्वारा अवशोषित की गई उष्मा को पूर्णतः कार्य में कितना बदला जा रहा है, ये उसकी दक्षता कहलाती है। अगर बेसिकली एक डेफिनेशन बोले अपने, तो डेफिनेशन क्या रहेगी कि एक उष्मा इंजन की दक्षता अवशोषित की गई उष्मा की वह मात्रा है, अवशोषित की गई उष्मा की वह मात्रा है जिसको वह पूर्ण रूप से किस में बदल दे, कार्य में बदल दे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जब भी अपने गाड़ी लेते हैं, नया व्हीकल खरीदते हैं, तो सबसे पहले ये पूछ लेते हैं अपने शोरूम पे जाकर के कि भैया इसकी एवरेज बता दीजिए, मुझे इसकी एवरेज क्या है। तो जैसे ही अपने को जो गाड़ी या शोरूम में जो अपने को दिखाने वाला होता है वो बताता है कि सर ये गाड़ी है ना 28 kmpl यानी किलोमीटर पर लीटर, ये बोलता है कि सर 1 लीटर डीजल या पेट्रोल डालने पे ये गाड़ी 28 चलेगी, 28 किलोमीटर चलेगी। समझ गए मेरी बात को। वहीं पे अगर एवरेज की बात करूं, एक गाड़ी अपने को 22 दिखाता तो अपने ज्यादातर प्रेफर कौन सी गाड़ी लेना करेंगे कि ये लेने करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी दक्षता अच्छी है, इसकी एवरेज अच्छी है, यानी कि ये जितना फ्यूल काम में ले रही है उसको लगभग ज्यादा कार्य कर रही है। ये वाला इंजन, इस वाले गाड़ी का जो इंजन है ना, वो कार्य ज्यादा कर रहा है उस इंजन के बदले में। 1 लीटर ये यूज करेगी लेकिन ये सिर्फ 22 किलोमीटर चलेगी, तो हम गाड़ी कौन सा लेना प्रेफर करेंगे, ये वाली। वही चीज दक्षता है भाई, वही चीज दक्षता है। बेसिकली उष्मा, अवशोषित की गई उष्मा का वह अंश, वह भाग जिसको वह पूर्णतः कार्य में बदल दे, वह उस इंजन की दक्षता कहलाती है, एफिशिएंसी। एप्सिलॉन से लिखते हैं इसको, एप्सिलॉन से लिखा जाता है। अब इधर आप एक डायग्राम है, इस डायग्राम पे एक गौर कीजिए। हम जब कार्नो इंजन पढ़ रहे थे कल, तो उसमें हमने 4 प्रक्रम पढ़े थे। वो चारों प्रक्रम कौन कौन से थे? वो प्रक्रम थे, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि समतापीय प्रसार, उसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा था रुद्रोष्म प्रसार, रुद्रोष्म प्रसार, और उसके बाद में हमने पढ़ा था तीसरा समतापीय संपीड़न, समतापीय संपीड़न, और उसके बाद में हमने चौथा प्रक्रम पढ़ा था रुद्रोष्म संपीड़न। यानी ये 4 प्रक्रम पढ़े थे। और उस समय मैंने आपको बताया था कि उष्मा इंजन जो होता है ना, उसमें कुछ नहीं होता। उष्मा इंजन में 2 उष्मा कुंड होते हैं, 2 उष्मा कुंड होते हैं, उनके बीच में एक पिस्टन की तरह सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर कार्य करता है।
होता क्या है कि सबसे पहले तो वो उष्मा कुंड फर्स्ट जो होता है जिसका ताप क्या होता है T1, यहां पे गौर कीजिए, उष्मा कुंड फर्स्ट जिसका ताप क्या है T1 ताप है, उस वाले से उष्मा इंजन क्या करता है, उष्मा ग्रहण करता है। ये उष्मा इंजन T1 ताप वाले उष्मा कुंड से क्या ग्रहण किया, उष्मा ग्रहण की। अब आप पूछोगे सर उष्मा कुंड क्या होता है? अरे उष्मा कुंड इस प्रकार के तंत्र को उष्मा कुंड कहा जाता है जिसका तापमान पूरे तंत्र में समान हो और उसमें अगर कुछ उष्मा प्रवाहित कर दी जाए या उसमें से कुछ ऊर्जा निकाल ली जाए तो उसके तापमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वह तंत्र जिसका तापमान पूरे तंत्र में समान हो, लेकिन उसके साथ एक शर्त और भी हो कि अगर उसको कुछ उष्मा दे दी जाए या उसमें से कुछ उष्मा निकाल ली जाए तो उसके ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इस प्रकार के तंत्र को उष्मा कुंड कहते हैं। तो उष्मा कुंड जिसका ताप T1 है उससे उष्मा ग्रहण करेगा उष्मा इंजन और क्या W कार्य प्रदान करेगा। लेकिन अब अगर इसके पास जो एक्स्ट्रा उष्मा बच गई वो उष्मा किसको दे देगा, इसको उष्मा कुंड सेकंड को दे देगा जिसका ताप T2 है। इसको तो कहते हैं सिंक और इसको कहते हैं स्रोत। सिंक और स्रोत, स्रोत से उष्मा ग्रहण करेगा और सिंक को उष्मा दे देगा और कार्य W धनात्मक, यानी कुछ ना कुछ कार्य करेगा, धनात्मक कार्य हमें को मिलेगा। ये तो बात हो गई कार्नो इंजन की कि काम कैसे करता है। अब बात करते हैं कार्नो इंजन की एफिशिएंसी की, उसकी दक्षता की। तो दक्षता की अगर मैं बात करूं तो दक्षता को इस प्रकार से लिखा जाएगा कि W अपॉन Q1, W अपॉन Q1 किया गया कार्य है और ये क्या है, अवशोषित की गई उष्मा। Q1 उष्मा अवशोषित कर रहा है और Q1 उष्मा अवशोषित करके कार्य क्या कर रहा है, W कार्य कर रहा है। Q1 उष्मा अवशोषित करके W कार्य कर रहा है और W किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2, क्योंकि वह उष्मा जिसको पूर्णता कार्य में परिवर्तित कर देता है वह दक्षता कहलाती है। और कार्य किसके बराबर होगा, अवशोषित की गई उष्मा। कौन सी अवशोषित की गई, Q1, लेकिन उसमें से कुछ तो उसने रिलीज कर दी, कुछ तो इस सिंक को दे दी। सुनो मेरी बात, उष्मा इंजन है, उष्मा कुंड फर्स्ट से कुछ उष्मा ले रहा है Q1 और कुछ उष्मा दे रहा है किसको, कुंड को सेकंड को Q2, और उसके बाद में कार्य धनात्मक W कर रहा है। ये W किसके बराबर होगी, अवशोषित की गई उष्मा में से जो उष्मा उसने उत्सर्जित कर दी उसको घटा दो, जितनी उष्मा बच गई वो उसका क्या कहलाती है, कार्य। तो W किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2 के। तो यहां पे अपने W की जगह क्या लिख दिया, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब मेरे को एक चीज और बताइए कि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्यों जानते हैं, हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने कार्नो चक्कर पढ़ा है, हमने कार्नो चक्कर के बारे में अध्ययन किया है और हमने पता किया कि कार्नो चक्कर होने के बाद में, एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद में जो किया गया कार्य होता है W अपॉन Q1। ये जो आता है ना, इसका अनुपात आता है वो T1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर आता है, जहां पर T1 और T2 उष्मा कुंड फर्स्ट और उष्मा कुंड सेकंड के क्रम से तापमान है। ये हमने लास्ट क्लास पढ़ी है, चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट पे, थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट पे जाइए आप, वहां पे क्लास मौजूद है, उसको देखिए पहले, फिर आपको ये समझ में आएगा। और अगर आपने लास्ट वाली क्लास ली है तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल जानते हैं हम कि W अपॉन Q1 जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 के, जहां पे T1 और T2 क्या है, तापमान है। किसके तापमान है, उष्मा कुंड फर्स्ट और उष्मा कुंड सेकंड के। तो यहां से अपने को एक चीज और पता चल गई कि एफिशिएंसी एप्सिलॉन जो है किसके बराबर हो जाएगी, T1 माइनस T2 अपॉन T1 के बराबर हो जाएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के। अब इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया, इस पहले वाले को क्या नंबर दे दिया, 4 नंबर समीकरण दे दिया। जहां पर अब एक चीज नोट करने वाली है, हमेशा याद रखना कि जो उष्मा कुंड फर्स्ट होता है इसका तापमान अधिक होता है उष्मा कुंड सेकंड के मुकाबले में, यानी T1 हमेशा ग्रेटर होगा किससे, T2 से। याद रखने वाली बात है कि T1 तापमान ज्यादा होगा किससे, T2 से। अब उसके बाद में एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, समीकरण 3 से हमें पता है सर। अब यहां से Q1 भाग कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए Q1, इसका Q1 का भाग दिया 1 आ गया, Q2 अपॉन Q1। अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन से अपने क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से एक अपने पास कंडीशन आ जाती है कि एप्सिलॉन हमेशा छोटा होगा किससे, 1 से। क्यों, क्योंकि इस एक में से कुछ तो घट रहा है, एक तो हो ही नहीं सकता। एप्सिलॉन बराबर है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और Q2 अपॉन Q1 का कुछ तो मान आएगा, वो अगर एक में से घटेगा यानी 1 से छोटा ही होगा। एप्सिलॉन का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता भैया,
याद रखो दोस्तों, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अरे एक में से चाहे कुछ भी घटा दो, जीरो को छोड़ के, एक से तो कम ही आएगा मान। यानी सीधी सी बात है कि एप्सिलॉन का मान क्या होगा, लेस देन। अब ये मूर्खों वाली बात मत करना कि सर -2 घटा के देख लो, ये मूर्खों वाली हरकतें मत करना, क्योंकि उष्मा है और उष्मा का कुछ तो मान होगा, वरना अगर उष्मा दे ही नहीं रहे तो काम कैसे होगा। बिना उष्मा के कार्य नहीं होता इंजन में। चला के देख लेना, पूरी टंकी को खाली कर लो और स्लप को स्टार्ट करना, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी क्या? नहीं होती है। हाँ, तो ये मूर्खों वाली बात मत करना कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, एक में से कुछ भी घटा दो, एक से कम मान आएगा, -2 घटा दो, -8 घटा दो। नहीं, पॉजिटिव की बात है, पॉजिटिव इंटीजर की बात है, धनात्मक राशि की बात है। तो एप्सिलॉन का अपने पास एक आ गया कि सर एप्सिलॉन का मान हमेशा लेस देन 1 होगा, लेकिन जितना एक के नजदीक होगा उतना उस इंजन की दक्षता अच्छी मानी जाती है। और समीकरण 4 से एक बात पता चलती है, क्या चलती है कि T1 हमेशा T2 से बड़ा होगा। T1 हमेशा T2 से बड़ा होगा, यानी T1 में से T2 घटाएंगे तो कुछ पॉजिटिव राशि बचेगी, और उसमें अगर T1 का भाग देंगे तो कुछ तो मान आएगा, वो धनात्मक होगा। हाँ सर बिल्कुल, तो एप्सिलॉन का मान हमेशा पॉजिटिव होगा और एक से कम होगा। ये होती है कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नोट साइकिल या कार्नोट चक्कर की दक्षता, उष्मा इंजन की दक्षता। उष्मा इंजन की दक्षता हमेशा एक से कम व धनात्मक होती है। चलो इसी पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल करते ही अपने को पता चल जाएगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपने। बिल्कुल एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है कि कोई उष्मा इंजन 130 डिग्री सेल्सियस व 24 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य कार्य करता है। ठीक है, इंजन की दक्षता ज्ञात करो, दक्षता ज्ञात करो। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है कि कोई एक उष्मा इंजन है, वो उष्मा इंजन 130 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य कार्य करता है, उस इंजन की दक्षता ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? अरे बिल्कुल इजी है सर, आपने अभी तो बताया है कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। सर T1 का मान अपने पास क्या है, 130 है। T2 का मान क्या है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस। मान रख दो 130 माइनस 24 अपॉन 130। 130 में 130 का भाग देंगे 1 माइनस 24 बटे 130, यही होना चाहिए भाई। कट कर दो 12 बटे 65। जैसे ही इसका कैलकुलेशन करोगे आपके पास मान आएगा 0.815। ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, इस इंजन की क्या आ जाएगी, दक्षता। अब ये मत बोलना कि सर कैसे आ गया, जादू किया क्या? जादू नहीं किया भैया, याद है मेरे को, क्योंकि बार बार ये कर चुका हूं मैं, इसलिए मेरे को याद है। भाग दे के देख लेना, यही आएगा बिल्कुल। समझ गए मेरी बात को? भाग करके पता कर लेना, इसका मान यही आएगा। तो यहां से अपने को एक बात पता चलती है, क्या बात पता चलती है? यहां से अपने को एक बात यह पता चलती है कि एफिशिएंसी का मान 1 से कम आता है, बिल्कुल आता है। धनात्मक आता है, हाँ सर बिल्कुल धनात्मक आता है। तो इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आ सकता है कि किसी कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए अगर वह निम्न तापमान के मध्य काम कर रहा है। या अपने पास क्वेश्चन आ सकता है कि किसी इंजन की दक्षता XYZ है और वह 2 तापों के मध्य काम कर रहा है, जिसमें से एक ताप तो यह है, दूसरा ताप ज्ञात कीजिए। तो अपने मान रखेंगे और निकाल लेंगे। तो इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है आज का, कार्नो इंजन की दक्षता। इसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कार्नो प्रेम्य। कार्नो प्रेम्य करेंगे, उससे पहले अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है।
तो कार्नो इंजन और कार्नो इंजन की दक्षता काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछे जाते हैं आपकी सेमेस्टर की परीक्षाओं में, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।